नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आलम ऑफिशियल और फेसबुक पेज एमडी सोनू आलम। मैं सोनू सर आप सभी को अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करते हैं कि आप सभी बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई अपने बेहतर तरीके से करते आ रहे होंगे। मैं सोनू सर आज भी आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 12 का आपका हिंदी है। हिंदी है आपका डे दूसरा चल रहा है। आपका फर्स्ट चैप्टर है बातचीत पाठ जो हम लोग पढ़े थे, उस बातचीत पाठ का आज आपका दूसरा दिन है। ठीक है, आज दूसरा दिन है और उसी के माध्यम से आज हम सभी को आप सभी को बेहतरीन तरीके से आपको उसके आगे बताएंगे। चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, विलंब ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, जैसा कि हमने अभी तक आप सभी को बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में बता रहे थे। बाल कृष्ण भट्ट के पाठ परिचय के बारे में हमने आपको बता दिया था। बाल कृष्ण भट्ट, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। बाल कृष्ण भट्ट आपके इसके लेखक हैं। इनके जीवनी के बारे में हमने आपको बता दिया था कि कब इनका जन्म हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके माता पिता का क्या नाम था। हमने सभी आपको पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। तो जो भी बच्चे बारे में उनके कुछ प्रमुख बातें जो आपको जानना बहुत ही जरूरी था और किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता था, सब हमने आपको क्या ही बता दिया था। अब इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, जैसा कि आपको टॉपिक समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो है आपका बाल कृष्ण भट्ट के प्रमुख रचनाएं। और इस रचनाएं से मैं आपको बताते चलूं कि इस रचनाएं से हर एक साल एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है और इस साल भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो अपने जिंदगी में कौन कौन से प्रमुख रचनाएं, यानी कौन कौन से उन्होंने रचनाएं को लिखा था, उसके बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में देखते हैं। उनके प्रमुख रचनाएं जो थी रहस्य कथा। रहस्य कथा, जो भी बच्चे अपना अपना नोटबुक निकाल के उसको लिखते चलिए। रहस्य कथा ये इनकी पहली आपका रचना थी। इसके बाद आपका नूतन ब्रह्मचारी। वैसे तो देखिए हर एक चैप्टर में आपको बहुत सारे रचनाएं, हर एक चैप्टर में हर एक आपको लेखक के द्वारा लिखा रहता है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा। वो अभी नहीं, एक उसको अगले वीडियो के में आपको बताया जाएगा कि कौन से किस चैप्टर का कैसे ट्रिक के माध्यम से हम सभी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको आगे की तरफ बताते चला जाएगा। चलिए देखिए, नूतन ब्रह्मचारी। इसके बाद 100 अजान एक सुजान। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ चुका है। 100 अजान एक सुजान किनकी प्रमुख रचना है? 100 अजान एक सुजान किनकी प्रमुख रचना है? तो हमेशा याद रखना है किनकी प्रमुख रचना। अभी पढ़ रहे थे हम, बाल कृष्ण भट्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट ही होगा आपका। ठीक है, इसके बाद आपका है हमारी घड़ी। हमारी घड़ी। और इसके बाद रसातल यात्रा। रसातल यात्रा। अब यहां से क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा बाबू लोग इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा कि 100 अजान एक सुजान किनकी प्रमुख रचना है, तो आपको बाल कृष्ण भट्ट की है। लेकिन इसके अलावा देखेंगे कि 100 अजान एक सुजान बाल कृष्ण भट्ट की किस प्रमुख रचना में से एक है, मतलब क्या चीज है रचना में, क्या है आपका निबंध है कि नाटक है कि आपको उपन्यास है या प्रहसन है, क्या हो सकता है। तो ये जो आपका जितने भी हम सभी अभी देखे हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं कि उपन्यास है आपका है। ये क्या है आपका? उपन्यास। जैसे रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, हमारी घड़ी, रसातल यात्रा, ये सभी के सभी इनकी क्या है कि उपन्यास है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बाल कृष्ण भट्ट की आपको उपन्यासों में से एक है। तो इसमें से जो आपको उपन्यास होगा वो आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद आगे देखेंगे नाटक। तो नए आपका उपन्यास हो गया। आगे रचना के बारे में देखेंगे, तो आगे रचना के बारे में आपका पद्मावती। पद्मावती।
इसके बाद आपका दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, दमयंती स्वयंवर, सीता वनवास, सीता वनवास, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद्य, एक रोगी और एक वैद्य, एक वैद्य। इसके बाद है बाल विवाह। ये सभी की सभी इनकी क्या है आपको, ये आपको सभी की सभी इनकी क्या है, नाटक है। क्या है आपका, नाटक है। एग्जामिनर बनाने वाला क्वेश्चन पूछ भी सकता है, ठीक है, कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में से एक कौन है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन में आप देख रहे हैं उसमें से कोई एक आपका नाटक में हो सकता है। इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज्यादा ये आपका पद्मावती। पद्मावती आप फिल्म भी देखे होंगे, जो आपको बहुत ही आपका बहुत ही उसका आलोचना देखने को मिला था, जिसका नाम चेंज करके इसको पद्मावत कर दिया गया बाद में, ठीक है। जो आपको फिल्म देखे होंगे, शाहिद कपूर के हैं, रणवीर सिंह के हैं, और इसमें आपका दीपिका पादुकोण भी आपको अहम भूमिका रोल में है, तो आप उसको देख सकते हैं पद्मावत, ठीक। एक पद्मावत आपको ध्यान में रखना है, ठीक। एक पद्मावत जब आपको इसी क्लास का फर्स्ट चैप्टर आपको जब कविता पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, उसमें आपको मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा भी पद्मावत लिखा गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में याद रखना है कि ये पद्मावत आपका कुछ और है, और वो पद्मावत क्या है कि आपका लेखक है, ठीक, यानी कि वो कवि के द्वारा लिखा गया है और ये लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो पद्मावत एक प्रकार का नाटक है और ये वो जो है एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूजिंग नहीं होना कि ऑप्शन में दोनों दे दे और मलिक मोहम्मद जैसे भी दे दे और आपको बालकृष्ण भट्ट भी दे दे, ठीक है। तो ये सब बात को ध्यान में समझ के चलते रहना है, ठीक है। ये था इनके बारे में प्रमुख रचनाएं। और इससे आगे भी है कि आपका जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है, नई रोशनी का बीच, आचार विडम्बना, ये सभी के सभी भी क्या है कि प्रमुख रचना है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है आपका नूतन ब्रह्मचारी, आपको ठीक लगवा देते हैं, और एक 100 अजान एक सुजान, ठीक। इसके बाद आपका पद्मावती और आपका दमयंती स्वयंवर, और कभी कभार आपका सीता वनवास भी पूछ देता है, ठीक है। इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सब भी आपको ध्यान में याद करके रखना है कि कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। ये था इनकी आपको बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको जानकारी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, आगे आपकी कौन कौन सी है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये था की प्रमुख रचना हो गया। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो देखेंगे वो कहानी से पढ़ेंगे। क्या, कहानी से, यानी कि जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कहानी के भीतर से, वो सब यहाँ से आपको शुरू किया जाएगा कहानी से क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, फर्स्ट नंबर इसमें है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बातचीत पाठ के लेखक कौन है, तो आपको हम पढ़ रहे हैं क्या, बालकृष्ण भट्ट जी है, ठीक। इसके बाद सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला क्वेश्चन याद रखना है, ठीक, कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे, किस युग के कवि थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के, भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे, प्रमुख साहित्यकारों, प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे। याद रखना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है क्वेश्चन ये आपका, ठीक, जो अभी आपने हम यहाँ के सामने आपको लिखवाया जा रहा है। क्या,
कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के एक प्रमुख साहित्यकारों में से एक थे या प्रमुख साहित्यकार थे। ठीक, तो भारतेंदु युग के, याद रखना है। और जब काल पूछेगा कि किस काल के कवि थे, ठीक है, याद रखना है, काल जब पूछे किस काल के कवि थे तो वो थे आपको आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के? आधुनिक युग के, यानी कि आधुनिक काल के, याद रखना है। ठीक, आधुनिक काल के। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। अब देखिए इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सोनू सर के माध्यम से जो क्वेश्चन को बोल दिया जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको आएगा तो बस किसी भी निश्चित तौर में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी क्वेश्चन को बताया जा रहा है इस क्वेश्चन को हल्के में ना ले और उसको ध्यान से समझे क्वेश्चन की किस प्रकार क्वेश्चन एग्जामिनर जो है क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार थे। तो किस युग के? तो भारतेंदु युग के, याद रखना है। ठीक, अब यहीं पर भारतेंदु युग दे दिया, अब किस युग के पूछ रहा है तो भारतेंदु युग लेकिन जब पूछे किस काल के कवि थे यानी किस काल के लेखक थे या किस काल के साहित्यकार थे तो वो आपको याद रखना पड़ेगा आधुनिक काल के थे। किस काल के? आधुनिक काल के थे, आपको याद करके रखना पड़ेगा। साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में स्टील की श्रेणी में किस लेखक को रखा गया है? श्रेणी में किस लेखक को रखा गया है? तो जाहिर सी बात है कि हम सभी पढ़ रहे हैं, ठीक, तो बाल कृष्ण भट्ट ही होंगे। ठीक है, तो बस आपको याद करके रखना क्या है, ठीक, बाल कृष्ण भट्ट। और क्वेश्चन जो भी आपका है इसको ऐसे मत लिखिए, यहाँ पे उत्तर लिखिए तो गड़बड़ हो जाएगा। उत्तर, ठीक, बाल कृष्ण भट्ट की अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किस लेखक को रखा गया है? तो यहाँ पे सिर्फ दो चीज याद रखना है, एक एडिशन और आपका स्टील। ये दो व्यक्ति का नाम है जो अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख आपको क्या है कि श्रेणी में इनको रखा गया है। ठीक है, तो इनको भी बाल कृष्ण भट्ट जी को भी क्या किया गया है कि रखा गया है। ठीक है, अभी भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंग्रेजी साहित्य को की एडिशन और स्टील की श्रेणी में बाल कृष्ण भट्ट को किसने रखा था, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किस लेखक को रखा गया? तो बाल कृष्ण भट्ट हो गया। तो बाल कृष्ण भट्ट को किसने रखा था, यानी कि इनको किसने रखा था? ठीक है, किसने रखा था, ये आपको याद रखना है, किसने रखा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। देखिए बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो बार बार पढ़ना है, यहाँ पर भी आपको बार बार देखना है जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किस लेखक को रखा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट को रखा गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है इसका, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में बाल कृष्ण भट्ट को किसने रखा था? तो किसने रखा था? तो यही रखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, यही उन्होंने रखा था बाल कृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में। ठीक है, ये था आपका इसका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ लीजिए कि आपको बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये आपको 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आपका चौथा हो गया और ये आपका तीसरा हो गया, 2 हम लोग उधर देख लिए थे।
ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हिंदी आलोचना के जन्मदाता किस लेखक को कहा गया है। हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना के जन्मदाता किन्हें कहा गया है। जन्मदाता किस लेखक को कहा गया है। किस लेखक को कहा गया है। तो उत्तर रखिएगा आपको क्या, बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को। छठा क्वेश्चन देखेंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। ठीक, और यह क्वेश्चन जो है आपको आर्ट्स और कॉमर्स 2023 में और 21 में लगातार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो रखेंगे बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, जमा रहता है वह भाप बनकर, वह भाप बनकर किसके माध्यम निकल जाता है। भाप बनकर किसके माध्यम निकल जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बातचीत के जरिए, बातचीत के जरिए। और यह क्वेश्चन जो है आपका साइंस कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में क्वेश्चन पूछा है। 2023 और 21 में क्वेश्चन ये आपका पूछा है। ठीक है, देखिए कोई भी बातचीत पाठ के अनुसार किताब के भीतर में लिखा है कि जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर क्या होता है कि निकल जाता है। तो किसके माध्यम से निकलता है, तो बातचीत के जरिए। देखिए बातचीत ही एक ऐसा चीज़ है कि जब तक अच्छा से बातचीत कीजिएगा तो सब कुछ आपके पास है, और यही बातचीत अगर ठीक तरीके से नहीं कीजिएगा तो आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जिस प्रकार यहाँ पे धुआं और मवाद कहने का मतलब ये है कि अगर किसी इंसान के साथ बहुत दिनों तक दुश्मनी चलते आ रहा है, ठीक, और दुश्मनी चलने के अनुसार वो अगर आपसे बातचीत ठीक तरीके से नहीं कर रहा है तो वो दुश्मनी आपको, जाहिर सी बात है कि वो आपको दुश्मनी आपको चारों तरफ फैलते रहेगा। लेकिन जब वही बातचीत करने के दौरान जब हम उस व्यक्ति से अच्छा से बातचीत करेंगे, ठीक, और अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो भाप बनकर, यानी कि हम लोग का जो भी दुश्मनी चलते आ रहा है वो आसानी से
खत्म होता हुआ प्रतीत होगा। ठीक, यही आपका कहने का मतलब है। ठीक है, देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है। ठीक, और इसके ऊपर टिक लगा लेना है कि जो बातचीत जो पाठ है वो क्या है आखिर। ठीक, यानी कि जो बातचीत पाठ आपका है वो क्या है, यानी कि वो लेखक के अनुसार जो बातचीत पाठ है वो आखिर क्या हो सकता है, यानी क्या है जो पाठ आपने पढ़े वो आपका निबंध है कि आपका कहानी है या आपका क्या है कि नाटक है, क्या हो सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा इसका उत्तर। ठीक है, आपका एक प्रकार का ललित निबंध है और यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बातचीत पाठ आपका क्या है, तो ललित आपका निबंध है। ठीक है, इसको आपको याद करके बहुत अच्छी तरीके से रखना है कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एक प्रकार का ललित निबंध आपका होता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपका 8वां नंबर है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसके ऊपर भी टिक लगाएंगे कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, सबसे उत्तम तरीका क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बातचीत करने का क्या उत्तम तरीका यानी कि सबसे बेस्ट तरीका लेखक के अनुसार क्या माना गया है। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर इंसान बातचीत कर रहा है तो अवाक होकर, ठीक, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अपने से बातचीत करना। देखिए ये था इस क्वेश्चन का जवाब। याद रखना है कि बातचीत लेखक जो आपका है बालकृष्ण भट्ट जी, ये बताना चाहते हैं कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका किसको माना जा सकता है। कि अगर हम जब भी किसी अपनों से बातचीत कर रहे हैं, ठीक, तो बातचीत करने के दौरान में हम अपने को अवाक रखेंगे। अवाक मतलब चुपचाप रख कर उनके सारे बातों को सुनेंगे और सुनने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे कि उनको बोलेंगे। तो ये होता है आपको अवाक होकर चुपचाप अपने बातों को सुनना। ठीक है, ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आपका याद रखना है। ठीक है, ठीक है, वो कल के क्लास में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और एक जरूरी बात जो है वो इसके बाद वाले वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख चुके हैं वो अगले वाले वीडियो को जरूर देखेंगे क्योंकि वो तुरंत अभी आपको सामने आपको अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे उस जरूरी बात को जरूर सुनेंगे कि वो क्या जरूरी बात हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है, कि अब आपके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 10th 9th और आपका 11th और 12th का आपका पेड ऑनलाइन कोर्स आपको कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे जहां भी होंगे, ठीक, अगर इस कोचिंग के माध्यम से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं कि पेड ऑनलाइन कोर्स को जरूर लें। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि पेड ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपको क्या बताया गया है कि जो भी बच्चे 9th क्लास में हैं अगर वो पेड ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो उनको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या बेनिफिट देखने को मिलेगा, उनको हर एक सब्जेक्ट का उनके पास एक पर्सनली ग्रुप के पास उनके पास चल जाएगा वीडियो जो आपको उनको देखने जो मिलेगा पेड ऑनलाइन कोर्स में। इसके अलावा उनको हर एक महीने आपको टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा और जितने भी बाकी नॉलेज के जो भी बात होता है उनको आपको ऑनलाइन पेड कोर्स के माध्यम से मिल जाएगा। तो उनके लिए जो भी बच्चे 9th क्लास के पेड ऑनलाइन कोर्स में, क्योंकि अभी 6 महीना टाइम आपका है 10वां क्लास में जाने का, तो जो भी बच्चे 6 महीने में ऑनलाइन पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो उनको मात्र आपको 1800 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से आपको पूरे बैच का यानी कि पूरे आपको किताबों का पूरे सिलेबस का आपको उनके पास वीडियो जाएगा। अब सोचिए कि 6 महीना में अब नहीं हो तो कम से कम आपका 3 यानी कि 180 आपका दिन होता है, तो 180 दिन में आपको हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का आपके पास वीडियो जाएगा। वो भी आपको 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का 2.5 घंटे का उनके पास वीडियो जाएगा जो आपको ऑनलाइन पेड कोर्स लेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 10th क्लास का। तो 10th क्लास का भी आपकी
अभी आपको काहे की टाइम है, तो उनको बच्चा लोग को आपको 2200 रुपया देना पड़ेगा, जो भी आपको ऑनलाइन पेड कोर्स लेना चाहते हैं। ठीक, और 11th और 12 के लिए आपको तो बताया ही जा चुका है पहले ही। ठीक है, जो भी बच्चे साइंस और आर्ट्स में दोनों हैं, तो अभी 6 महीने एग्जाम का टाइम है, तो इस कोचिंग के माध्यम से खासकर जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं उनको बताया जा चुका है कि इस कोचिंग के माध्यम से उनको पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम का तैयारी कराने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो उनके लिए ऑनलाइन पेड कोर्स का रुपये रखा गया आपको 2500 रुपया, जो उनको आपको देना पड़ेगा। साइंस हो या आर्ट्स हो, दोनों बच्चे आप इसमें संपर्क कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो बस से जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन पेड कोर्स के माध्यम से जरूर जुड़े और अपने बेहतर रिजल्ट के लिए आगे एक कदम आगे आपको जरूर अग्रसर हो। मैं सोनू सर अपनी इस बात को अपनी तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो बच्चे हमारे साथ इतना देर तक जुड़ते रहे, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि सीमित समय तक ही आपका डेट आपको रखा गया है कि जो भी बच्चे इतना दिन के बीच में जो भी ऑनलाइन पेड कोर्स लेंगे उनको बहुत तरीके से बेहतरीन तरीका से उनको एग्जाम की तैयारी कराया जाएगा। जो भी बच्चे संयोगवश कभी उनका रिजल्ट में कम नंबर बेहतर नंबर नहीं आ पाया, तो उनके लिए भी बहुत कुछ बेनिफिट किया गया है ऑनलाइन पेड कोर्स के माध्यम से, उनको अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी हो सके और उनको अच्छी तरह से मार्गदर्शन दिया जा सके क्लास 10th 9th और आपका 11th 12 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो मैं सोनू सर आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो हमारे साथ ऐसे जुड़ते रहिए। जरूर आपको ऑनलाइन पेड कोर्स में जरूर संपर्क करें, जरूर आप ज्वाइन हो। ठीक है, बस इन्हीं सब बातों से मैं आपको अपनी बातों को विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत आप सभी का। हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। धन्यवाद आप सभी का।